दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम न्यू सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों, वह हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसके तहत हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2023 और 2022 के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जो हम इस वीडियो में देखेंगे वह 2021 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जितने भी दोस्तों PYQ हम लोग हल करते चल रहे हैं, वह आगामी जो हमारी परीक्षा 16 जून 2024 को लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। ठीक है, तो चलिए 2021 में पूछे गए प्रश्न को हम देखते हैं क्या पूछा गया यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, अस्थायी कृषि यानी कि पर्माकल्चर और पारंपरिक रासायनिक कृषि में यह दोस्तों डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अस्थायी कृषि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को क्या करती है, हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य क्या है, कृषि पद्धति की दोस्तों प्रधानता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें। कह रहा है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव क्या है, नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें, मल्च की बात कर रहा है, यहाँ देखें। कह रहा है कि मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सही पॉइंट दिए गए हैं वह है दोस्तों, पहला भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही दिया गया और चौथा जबकि थर्ड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने आंसर क्या मार्क किया है, यहाँ नीचे ध्यानपूर्वक देखें, वह है ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट एक बार और रिपीट करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा कह रहा था दोस्तों कि अस्थायी कृषि यानी कि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को क्या करती है दोस्तों, हतोत्साहित करती है। ठीक है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की क्या है, प्रधानता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखें कि पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण दोस्तों मृदा की लवणता में क्या होती है, वृद्धि हो सकती है। ठीक है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में क्या होती है दोस्तों, दृष्टिगोचर नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमारा सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। तो यह पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, गलत दिया गया है। ठीक है, यह पॉइंट हमारा तीसरा जो पॉइंट दिया गया है यह गलत दिया गया है। और चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो सही पॉइंट तीनों जो दिए गए हैं हमारे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट सही दिए गए हैं, थर्ड पॉइंट गलत है, हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे और इसकी व्याख्या हम देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि अस्थायी कृषि यानी कि पर्माकल्चर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर संबंधों और स्थिरता को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, फिर देखें, अस्थायी कृषि पर्माकल्चर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर संबंधों और स्थिरता को क्या करती है दोस्तों, प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, पर्माकल्चर भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने का क्या है दोस्तों, एक प्रयास है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उत्पादक तरीके से भूमि का उपयोग जारी रख सकें। ठीक है, पर्माकल्चर एक धान्य कृषि को क्या करता है दोस्तों, हतोत्साहित करता है और खाद्यान्न, फलों और सब्जियों की एक विस्तृत श्रृंखला को उगाने और इस तरह खाद्य टोकरी का विस्तार करने की संभावना का क्या करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, पर्माकल्चर विधियों के अनुप्रयोग और पर्माकल्चर तकनीकों जैसी कि प्राकृतिक मल्चिंग, वर्षा जल संचयन। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे हम इसकी आगे व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए,
कह रहा दोस्तों कि मिट्टी के गुणों में सुधार, ठीक है, क्या है, मिट्टी के गुणों में सुधार। फिर कह रहा है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने और मिट्टी की लवणता को कम करने में क्या है, एक स्पष्ट भूमिका है, ठीक है। फिर देखें, कह रहा है कि मल्चिंग फसल की उपज में सुधार करने और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद कर सकती है, जो कि पर्माकल्चर का एक अनिवार्य क्या है दोस्तों, घटक है, ठीक है। जल संरक्षण और क्षेत्र विशिष्ट फसलों पर केंद्रित होने के कारण यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, अतः विकल्प बी हमारा सही है, ठीक है। 1, 2 और 4 पॉइंट हमारा सही था, जिसकी हम लोगों ने डिटेल व्याख्या देख ली है, ठीक है। चलिए 2021 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे, क्या यहाँ कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा यहां देखिएगा ध्यानपूर्वक, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, ठीक है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। तो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, गन्ना यानी कि शुगर केन की यहाँ पे बात कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। एक बार और देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। तो याद रखें दोस्तों, गन्ना। इसकी डिटेल व्याख्या हम देखेंगे दोस्तों, यह प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है। गन्ना की यहाँ व्याख्या हम देख लेंगे, ठीक है। कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखें, कह रहा है कि गन्ना एक नगदी फसल है, ठीक है दोस्तों, याद रखें, गन्ना एक नगदी फसल है जिसके उत्पादन के लिए दोस्तों 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यह पॉइंट याद रखिए, कई बार अलग से पॉइंट बना के यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है जिसके उत्पादन के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। फिर कह रहा है हमारा कि 1 किलोग्राम गन्ने के उत्पादन में क्या है, कह रहा है कि 1 किलोग्राम गन्ने के उत्पादन में करीब 210 लीटर पानी खर्च होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम गन्ने के उत्पादन में करीब 210 लीटर पानी खर्च होता है। वहीं सूरजमुखी के प्रति किलोग्राम उत्पादन में 7 से 9 लीटर पानी की खपत होती है, ठीक है। कह रहा है बाजरे की बुआई शुष्क क्षेत्रों में न्यूनतम सिंचाई के साथ की जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अरहर यानी कि रेड ग्राम एक वर्षा आधारित फसल है जो निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस फसल के लिए दोस्तों क्या है हमारा, रेड ग्राम यानी कि दोस्तों क्या है हमारा, अरहर के लिए, इस फसल के लिए 35 से 40 सेंटीमीटर पानी के साथ साथ नमी की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर इसे किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में गन्ना ही वह फसल है दोस्तों जो न्यूनतम क्या है, जलदक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट है, अतः विकल्प भी हम लोगों ने सही मार्क किया है, ऑप्शन ए गन्ना, ठीक है। एक बार और इसकी डिटेल व्याख्या जल्दी से देखेंगे, चलिए ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों कि गन्ना एक नगदी फसल है जिसके उत्पादन के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम गन्ने के उत्पादन में करीब 210 लीटर पानी खर्च होता है। वहीं सूरजमुखी के प्रति किलोग्राम उत्पादन में 7 से 9 लीटर पानी की खपत होती है, ठीक है। कह रहा है कि बाजरे की बुआई शुष्क क्षेत्रों में न्यूनतम सिंचाई के साथ की जाती है। अरहर यानी कि रेड ग्राम एक वर्षा आधारित फसल है जो निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस फसल के लिए 35 से 40 सेंटीमीटर पानी के साथ साथ नमी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। आमतौर पर इसे किसी क्या है, आमतौर पर इसे किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में गन्ना ही वह फसल है दोस्तों जो न्यूनतम क्या है, जलदक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट है। अतः हम लोगों ने दोस्तों क्या आंसर मार्क किया था, वह था हमारा विकल्प ए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ेंगे दोस्तों 2021 में जो हमारा पूछा गया तीसरा प्रश्न है उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ देखें क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों मोरिंगा यानी कि जिसे हम लोग सहजन वृक्ष भी कहते हैं, कह रहा है दोस्तों एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। क्या है, मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का क्या है, स्थानिक वृक्ष है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का क्या है दोस्तों, स्थानिक वृक्ष है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में क्या है, संग्रहित की जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, यहाँ देखें कि भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में क्या संग्रहित की जाती है, ठीक है।
चौथा पॉइंट ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है कि भारत इमली और मोरिंगा के बीज क्या करता है, निर्यात करता है। और पांचवा कह रहा है कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के उत्पादन में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखें इसका सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे, वह है दोस्तों इसमें जो सही पॉइंट दिए गए हैं वह है दोस्तों केवल 3, 4 और 5 हमारे सही पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, बाकी जो पॉइंट दिए गए हैं वह गलत दिए गए हैं दोस्तों। ध्यानपूर्वक फिर से देखेंगे हम, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है दोस्तों यह गलत है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी दोस्तों क्या है हमारा गलत दिया गया है। थर्ड पॉइंट हमारा सही है, फोर्थ पॉइंट भी सही है और फिफ्थ पॉइंट भी सही है। यानी शुरुआत के 2 पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट दोस्तों सही दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम सही वालों को एक बार देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, जो तीसरा पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि भारत में अधिकांश इमली क्या है, लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत इमली और मोरिंगा के बीच निर्यात करता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के उत्पादन में किया जा सकता है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि पहला और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, यह पॉइंट हमारा गलत है। और दूसरा पॉइंट कह रहा था दोस्तों कि इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया है। ठीक है, जो सही पॉइंट दिया था उसको हम लोगों ने देख लिया है, एक बार और देखेंगे कि भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा इस पॉइंट को, अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, देखें फिर से कि भारत इमली और मोरिंगा के बीच क्या करता है, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करता है। और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। तो इसमें जो सही पॉइंट है वह है 3, 4 और 5, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट गलत दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है देखें, कह रहा दोस्तों मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्ष क्या है, एक फलीदार पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह वृक्ष उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से खेती की जाने वाली फसलों में से एक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे कि मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार पर्णपाती वृक्ष है दोस्तों। यह वृक्ष उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से खेती की जाने वाली फसलों में से एक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखें अगला पॉइंट, देखें क्या कह रहा है यहाँ। देखें, कह रहा है कि मोरिंगा के बीज का तेल एक उच्च क्या है, ऑक्सीकरणीय स्थिरता यानी कि दोस्तों ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी प्रदर्शित करता है, और इसकी तापीय स्थिरता अन्य तेल फसलों जैसे सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल आदि से अधिक होती है। मोरिंगा जैव ईंधन यानी कि बायोडीजल को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, और यह परिवहन के लिए क्या है दोस्तों, सुरक्षित है। ठीक है, कह रहा है कि मोरिंगा के बीज का तेल एक उच्च ऑक्सीकरणीय स्थिरता प्रदर्शित करता है, और इसकी तापीय स्थिरता अन्य तेल फसलों जैसे दोस्तों सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल आदि से अधिक होती है, और मोरिंगा जैव ईंधन बायोडीजल को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, और यह परिवहन के लिए क्या है दोस्तों, सुरक्षित है। ठीक है, चलिए आगे जो पॉइंट दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे पॉइंट हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा इसके अलावा इमली क्या है, इसके अलावा जो है यहाँ देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, इसके अलावा इमली अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का क्या है दोस्तों, स्थानिक वृक्ष है, और इस खट्टे मीठे फल का उपयोग बड़े पैमाने पर खाद्य व पेय पदार्थों तक क्या है, कह रहा है कि इस खट्टे मीठे फल का उपयोग बड़े पैमाने पर खाद्य व पेय पदार्थों तथा पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। इमली बीज सहित को लघु वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें कि इसके अलावा इमली अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का स्थानिक वृक्ष है। इस खट्टे मीठे फल का उपयोग बड़े पैमाने पर खाद्य व पेय पदार्थों तथा पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। इमली बीज सहित को लघु वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि इमली के बीज के तेल का उपयोग भी जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। ठीक है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में क्या है दोस्तों, सहायक हो सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत से लगभग 60 देशों में इमली का निर्यात किया जाता है। साथ ही दुनिया की लगभग 80% मोरिंगा मांग की आपूर्ति दोस्तों भारत करता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अतः विकल्प बी हम लोगों ने सही मार्क किया था, यानी कि 3, 4 और 5 पॉइंट जो दिए गए थे वह सही थे, बाकी के शुरुआत के फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट हमारे गलत थे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे
2020 में जो हमारे कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी जो आगामी परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से सारी हमारे जो प्रश्न यहाँ हम लोग हल करते चल रहे हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, और यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए देखेंगे 2020 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, यहां देखें, कह रहा दोस्तों कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। कह रहा दोस्तों कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का क्या है दोस्तों, नियंत्रण संभव है। ठीक है, कह रहा है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। क्या है, राक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। क्या है, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। फिर देखिए, कह रहा है कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो पहला पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों, यानी कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि राक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पौधों के लिए पोषक क्या है, बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, तो यह पॉइंट हमारा सही है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि फर्टिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उर्वरक को ड्रिप या स्प्रे सिंचाई प्रणाली में जल के साथ विस्तारित किया जाता है। फिर देखें, कह रहा है कि फर्टिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उर्वरक को ड्रिप या स्प्रे सिंचाई प्रणाली में जल के साथ विस्तारित किया जाता है। ठीक है, फर्टिगेशन के विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं। कह रहा है दोस्तों कि उर्वरक उपयोग की दक्षता में क्या होता है दोस्तों, सुधार होता है। ठीक है, उर्वरक उपयोग की दक्षता में सुधार। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वृद्धि और उपज को प्रभावित किए बिना 20 से 40% उर्वरक बचाना। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसके अतिरिक्त इससे सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण भी संभव होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और आगे के पॉइंट देखिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करना तथा पोषक तत्वों के निक्षालन यानी कि लीचिंग को कम करना आदि ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से नाइट्रोजन का सबसे अधिक उपयोग पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि फर्टिगेशन में मुख्य रूप में नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम उर्वरकों का उपयोग होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2020 में जो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है एग्रीकल्चर से उसकी तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कृषि में शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा दोस्तों कि कृषि में शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मृदा में कार्बन पृथक्करण क्या है दोस्तों, संभव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि तीनों पॉइंट जो दिए गए हैं हमारे जीरो टिलेज से संबंधित या बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे हम। कह रहा है कि कृषि में शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। क्या है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मृदा में दोस्तों क्या है, हमारा कार्बन पृथक्करण संभव है। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, या कई बार प्रश्न पूछा गया, एक बार और देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जीरो टिलेज की बात कर रहा है दोस्तों। कह रहा है हमारा कि कृषि में शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखें।
पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने सही आंसर जो मार्क किया है वह है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले दोस्तों, आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे ही PYQ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चले। चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, 2020 में जो हमारा तीसरा पूछा गया प्रश्न है एग्रीकल्चर से संबंधित, उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहा है भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, पल्सेस से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट, तीनों ही पॉइंट को हम देखेंगे और देखेंगे कौन से पॉइंट हमारे सही हैं और कौन से पॉइंट गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। क्या है, कह रहा है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें कि कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। क्या है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा दोस्तों हमारा कि पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन क्या है दोस्तों, घटा है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से हमारे सही दिए गए हैं, तो हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन केवल फर्स्ट हमारा सही दिया गया है, बाकी के पॉइंट हमारे सेकंड और थर्ड ये पॉइंट दोस्तों गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। क्या है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन क्या हुआ है दोस्तों, घटा है। ठीक है, तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट हमारा सही है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक व्याख्या क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। कह रहा दोस्तों हमारा क्या है, ध्यानपूर्वक देखें कि दालें भारत के शाकाहारी लोगों के भोजन का क्या है दोस्तों, आवश्यक हिस्सा है। ठीक है, कह रहा है दालें भारत के शाकाहारी लोगों के भोजन का आवश्यक हिस्सा है। दालें अधिकांशतः दोस्तों जड़दार फसलें होने के साथ क्या है, प्रोटीन से समृद्ध भी होती हैं। क्या है, दालें अधिकांशतः जड़दार फसलें होने के साथ प्रोटीन से समृद्ध भी होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि मुख्यतः दालों में दोस्तों चना एवं अरहर, तुअर दालें आती हैं। क्या है, कह रहा है मुख्यतः दालों में चना एवं अरहर दालें आती हैं। उड़द, मटर, मूंग, मसूर आदि अन्य दालें हैं। ठीक है, कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से दोस्तों उड़द देश की मुख्य दलहनी फसल क्या है, बन गई है। कह रहा है हमारा क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से उड़द देश की मुख्य दलहनी फसल बन गई है और इसकी खेती खरीफ एवं रबी फसलों के साथ की जाती है। ठीक है, चलिए डाटा यहाँ कुछ दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि वर्ष 2018-19 में खरीफ एवं रबी के समय उड़द की कुल उत्पादन कितनी थी, 3.06 मिलियन टन। क्या है, वर्ष 2018-19 में खरीफ एवं रबी के समय उड़द की कुल उत्पादन 3.06 मिलियन टन रहा है। और फिर कह रहा है कि भारत में कुल दाल उत्पादन 2018-19 में लगभग 22.08 मिलियन टन रहा। ठीक है, फिर देखें, जबकि चना की दाल की उत्पादन सबसे अधिक 9.94 मिलियन टन रहा। और कह रहा है कि वर्ष 2018-19 से पूर्व के पिछले 3 दशकों में कुल दलहन उत्पादन में खरीफ की अपेक्षा रबी दालों का उत्पादन अधिक हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही था, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए थे। हम लोगों ने व्याख्या को भी देख लिया है। चलिए 2020 में जो पूछा गया चौथा प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि यह फसल जो है वह क्या है, उपोष्ण प्रकृति की है। क्या है, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है यह फसल जो है वह क्या है दोस्तों, उपोष्ण प्रकृति की है। ठीक है, कह रहा है उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की क्या है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि हल्की
अपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है और यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। कपास की बात यहाँ कर रहा है और फिर एक बार हम प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। देखें यहाँ कह रहा है कि यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। क्या है दोस्तों, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है और उसके लिए दोस्तों कठोर पाला हानिकारक है। क्या है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है और उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कह रहा है कि हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है और यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन ए कपास इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। 5वां नंबर प्रश्न जो 2020 में पूछा गया है उसकी हम प्रश्न को हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखें। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ 4 पॉइंट दिए गए हैं। सारे पॉइंटों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखेंगे क्या हमारा दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे। चलिए देखिए, ध्यानपूर्वक देखेंगे हम दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें। चलिए देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या, कि जब बड चिप सेंटलिंग्स, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जब बड चिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में क्या होती है दोस्तों, बड़ी बचत होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये कह रहा था कि जब बड चिप सेंटलिंग्स को, ठीक है, नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में क्या होती है, बड़ी बचत होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा दोस्तों कि जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में क्या होता है दोस्तों, बेहतर होता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में क्या दोस्तों, बेहतर होता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट देखें यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सैंटलिंग से की जा सकती है। क्या है, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सैंटलिंग से की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों पहला और चौथा पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, सेकंड और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारे क्या हैं, यह गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि जब बडचिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखें। कह रहा है कि जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तो यह पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में क्या दोस्तों, बेहतर होता है। तो यह पॉइंट भी हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सैंटलिंग से की जा सकती है। तो यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन सी, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि गन्ने की उत्पत्ति मुख्यतः कहाँ हुई, न्यू गिनी में हुई है। क्या है, कह रहा है गन्ने की उत्पत्ति मुख्यतः न्यू गिनी में हुई है और कह रहा है कि मानव प्रवास के द्वारा एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप में गन्ने की कृषि आई। गन्ना क्या है दोस्तों, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखें, गन्ने की उत्पत्ति मुख्यतः न्यू गिनी में हुई है और मानव प्रवास के द्वारा एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप में गन्ने की कृषि आई। गन्ना क्या है दोस्तों, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, कह रहा है हमारा क्या, ध्यानपूर्वक देखिए कि भारत में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बडचिप सैंटलिंग्स पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ है। क्या है, भारत में गन्ने का उत्पादन को बढ़ाने के लिए बडचिप सैंटलिंग्स पद्धति का क्या है, प्रचलन शुरू हुआ है। ठीक है,
कह रहा है कि इसके अंतर्गत बडचिप की सहायता से नर्सरी बनाई जाती है और फिर पौधे को मुख्य खेत में क्या लगा दिया जाता है। क्या है, कह रहा है कि भारत में गन्ने का उत्पादन को बढ़ाने के लिए बडचिप सैंटलिंग्स पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत दोस्तों बडचिप की सहायता से नर्सरी बनाई जाती है और फिर पौधे को मुख्य खेत में क्या लगा दिया जाता है। ठीक है, इस पद्धति से 40 से 50% तक, कुछ स्रोतों में 80% दिया है, बीज की बचत क्या होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि गन्ना उत्पादन के लिए इसके अतिरिक्त गड्ढा विधि, ट्रैच विधि, मेड़ एवं नाली विधि, ऊतक संवर्धन विधि आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे की व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि गन्ने की फसल को उगाने हेतु पूरा तना न बोकर इसके 2 या 3 आंख के टुकड़े बडेड काट कर उपयोग में लाए जाने चाहिए। हालांकि 2 आंख वाला टुकड़ा 2 कलिका सर्वोत्तम होता है, वहीं मौसम खराब होने पर 1 कलिका सेट्स हो या बड़े सेट्स सभी पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिटेल व्याख्या देख लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, जो 2020 में हमारा दोस्तों पूछा गया छठा प्रश्न है उसकी तरफ। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। आगे देखिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जो छठा प्रश्न पूछा गया है उसको हम देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए छठा नंबर जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ फिर से देखेंगे। कह रहा है दोस्तों भारत के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है दोस्तों क्या है, फसल विविध रूपण। क्या है पहला हमारा जो कह रहा है, वह कह रहा है दोस्तों फसल विविध रूपण। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों सिंब आधिक्य, यानी कि क्या है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों टेंसियोमीटर का प्रयोग, और चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा क्या हुआ है ऊर्ध्वाधर कृषि की, यानी कि वर्टिकल फार्मिंग की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है ऑप्शन डी, यानी कि चारों पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, देखें कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को दोस्तों पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या है हमारा फसल विविध रूपण। क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है फसल विविध रूपण। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि सिंब आधिक्य, यानी कि दोस्तों लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें टेंसियोमीटर का प्रयोग, और चौथा पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा क्या ऊर्ध्वाधर कृषि, यानी कि वर्टिकल फार्मिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ चारों पॉइंट सही दिए गए हैं, हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन डी। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम देखेंगे। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि फसल विविध रूपण का आशय विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ कृषि संबद्ध उच्च मूल्य वस्तुओं के उत्पादन से है। फिर देखिए, कह रहा है कि फसल विविध रूपण का आशय विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ कृषि संबद्ध उच्च मूल्य वस्तुओं के उत्पादन से है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि सिंब आधिक्य। क्या है, यहाँ देखें, कह रहा है कि सिंब आधिक्य यानी कि लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन की बात कर रहा है। कृषि की ऐसी पद्धति है दोस्तों जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए न्यूनतम उर्वरकों के प्रयोग के साथ फसल उत्पादित की जाती है। ठीक है, फिर देखें सिंब आधिक्य यानी कि दोस्तों लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए न्यूनतम उर्वरकों के प्रयोग के साथ फसल उत्पादित की जाती है। ठीक है, अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि टेंसियोमीटर कृषि में प्रयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसमें मिट्टी में नमी की मात्रा का पता लगाया जाता है। क्या है, टेंसियोमीटर कृषि में प्रयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसमें मिट्टी में नमी की मात्रा का पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर देखें ऊर्ध्वाधर कृषि यानी कि वर्टिकल फार्मिंग की बात कर रहा है। कृषि की वैसी पद्धति है जिसमें फसलों को एक कृत्रिम वातावरण में एक निश्चित ताप एवं प्रकाश के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस पद्धति में कम जगह में फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि ऊर्ध्वाधर कृषि की वैसी पद्धति है जिसमें फसलों को एक कृत्रिम वातावरण में एक निश्चित ताप एवं प्रकाश के माध्यम से
उत्पादित किया जाता है। इस पद्धति में कम जगह में फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। उपर्युक्त चारों विकल्प क्या हैं? पारितंत्र अनुकूली कृषि के उपकरण हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और नोट देखें क्या कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में उपर्युक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना गया है। ठीक है, तो यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, जबकि बुक के हिसाब से दोस्तों, पुस्तक के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी मार्क किया गया है। ठीक है, तो आप नोट भी इसका ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए 2020 में जो पूछा गया 7वां प्रश्न है उसको हम देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें यहाँ, चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि खेती में बायोचार का उपयोग है। क्या है? खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि बायोचार जो है यह ऊर्ध्वाधर खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को क्या करता दोस्तों? बढ़ावा देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो कह रहा है वह ध्यानपूर्वक देखें कि जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि बायोचार से संबंधित तीनों ही पॉइंट सही दिए गए हैं। एक बार और हम इस प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, फिर से देखें। कह रहा दोस्तों कि खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में क्या प्रयुक्त किया जा सकता है। क्या है? बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें कि जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को क्या बढ़ावा देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक क्या दोस्तों? बनाए रखने में सहायक होता है। तो तीनों ही पॉइंट दोस्तों हमारे बायोचार से संबंधित जो हैं वह बिल्कुल सही दिए गए हैं और सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे बायोचार से संबंधित सही दिए गए हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ कह रहा दोस्तों कि बायोचार को कार्बन समृद्ध सामग्री के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है कि बायोचार को कार्बन समृद्ध सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जो पायरियोलिसिस प्रक्रिया के दौरान क्या है? उत्पन्न होता है। फिर देखें, बायोचार को कार्बन समृद्ध सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जो पायरोलिसिस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक है, कह रहा है कि यह ऊर्ध्वाधर खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया है जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में क्या है दोस्तों? सहायक यानी कि हेल्पफुल है। ठीक है, कह रहा है कि इसका प्रमुख उदाहरण, ठीक है चलिए देखेंगे आगे हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए। कह रहा है कि इसका प्रमुख उदाहरण, ऊपर इसकी और व्याख्या दी गई है, हम देख लेंगे। चलिए देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका प्रमुख उदाहरण केरल के जॉन एंटनी द्वारा ऊर्ध्वाधर खेती के साथ अनेक सब्जियों का उत्पादन किया गया है। क्या है? कह रहा दोस्तों कि इसका प्रमुख उदाहरण केरल के जॉन एंटनी द्वारा ऊर्ध्वाधर खेती के साथ, ठीक है, अनेक सब्जियों का उत्पादन किया गया है। कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें कि बायोचार के उपयोग से दोस्तों मिट्टी में क्या होती है? अम्लता की कमी होती है। ठीक है, कह रहा है बायोचार के उपयोग से मिट्टी में अम्लता की यानी कि एसिडिटी की क्या होती है दोस्तों? कमी होती है। ठीक है, फिर कह रहा है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रिया पौधों को क्या बीमारियों से बचाता है एवं अनुकूल सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, फिर देखें, साथ ही जल की धारण क्षमता बढ़ाने के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों के नुकसान को कम करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे। जो हमारे 2019 में एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसकी तरफ हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, चलिए देखें 2019 में जो कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है उसको देखेंगे। कह रहा है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ के फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों? विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों? विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र क्या है दोस्तों? अधिकतम है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें,
कह रहा है कि कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में क्या है दोस्तों, अधिक है। और चौथा पॉइंट देखें, कह रहा है कि गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र क्या है, निरंतर घटा है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर जो है वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट दोस्तों हमारे सेकंड और फोर्थ पॉइंट गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए कि भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों क्या, कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र है क्या, अधिकतम। ठीक है, फिर देखें दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें कि कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, तो यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। और फोर्थ पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों हमारा कि गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है, यह पॉइंट हमारा क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार कथन 1 और 3 हमारे सही हैं। वहीं इन आंकड़ों के अनुसार तिलहन की कृषि ज्वार से अधिक क्षेत्रफल पर होती थी, इसलिए कथन 2 क्या है दोस्तों, हमारा गलत है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में भी यही स्थिति क्या दोस्तों बनी हुई है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 2018 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए 2018 में जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों कि भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों एक धान्य कृषि पद्धतियों का क्या है, परिहार। ठीक है, कह रहा है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। दूसरा पॉइंट कह रहा दोस्तों कि न्यूनतम जोत को क्या है, अपनाना। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बागानी फसलों की खेती का परिहार। चौथा पॉइंट कह रहा है कि मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। पांचवा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दोस्तों हमारे सही दिए गए हैं, यानी कि सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट सही दिए गए हैं, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। चलिए जो कह रहा है कि एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार है, यह हमारा पॉइंट गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि न्यूनतम जोत को अपनाना, न्यूनतम जोत को अपनाना, तो यह पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बागानी फसलों की खेती का परिहार, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है और पहला पॉइंट भी गलत था। ठीक है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी 2, 4 और 5। बाकी के हमारे ऑप्शन जो फर्स्ट और थर्ड हैं यह गलत दिए गए हैं। एक बार और प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम जोत को अपनाना, तो यह पॉइंट हमारा सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बागानी फसलों की खेती का परिहार, तो यह पॉइंट भी हमारा गलत दिया गया है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, यह पॉइंट हमारा सही है। पांचवा पॉइंट कह रहा था दोस्तों कि स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है, यानी कि हमारा 2, 4 और 5th पॉइंट सही हैं। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल गलत दिए गए हैं, इसीलिए हम लोगों ने आंसर मार्क किया है दोस्तों सेकंड, 4 और 5th। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चले दोस्तों, जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं। आगामी परीक्षा जो हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे PYQs हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि UPSC में दोस्तों प्रश्न नहीं लेकिन फैक्ट जरूर हमारे रिपीट कर जाते हैं। इसलिए जितने भी फैक्ट हम लोग देखते चल रहे हैं, सारे फैक्टों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ और देखेंगे एग्रीकल्चर टॉपिक से आगे के प्रश्न हमारे क्या पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे।
चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे हम 2018 में जो हमारे एग्रीकल्चर टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं। 2018 के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। 2017 के प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखें क्या कह रहा है। यहाँ देखें, पहला प्रश्न जो 2017 में पूछा गया है वह कह रहा है दोस्तों, हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में क्या सहायता कर सकती है। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा क्या कि निम्नलिखित पद्धतियों में से, ठीक है, फिर देखें कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है भूमि की कम या शून्य जुताई। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों हमारा खेत में सिंचाई के पूर्व क्या है, जिप्सम का प्रयोग। ठीक है, और तीसरा कह रहा है दोस्तों फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही दिए गए हैं। बाकी हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, सेकंड जो दिया गया है यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, एक बार और देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। तो पहला कह रहा है भूमि की कम या शून्य जुताई। क्या है, भूमि की कम या शून्य जुताई। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। व्याख्या देख लेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है भूमि की कम या शून्य जुताई, ठीक है, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकता है, और खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग इस संदर्भ में प्रभावी नहीं है। अतः विकल्प सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2016 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनकी तरफ। ठीक है, 2017 के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। 2016 में पूछे गए प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि भारत सरकार में नीम आलेपित यूरिया, यानी कि दोस्तों हमारा नीम कोटेड यूरिया से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, कह रहा है कि भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है। फिर से देखिए कि भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि क्या कि नीमलेप मृदा को यूरिया में घुलने की दर क्या है, नीमलेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्या है, नीमलेप दोस्तों मृदा में यानी कि सॉइल में यूरिया के घुलने की दर को क्या दोस्तों, स्लो यानी कि धीमा कर देता है। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है कि भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है। तो याद रखें दोस्तों कि नीम लेप हमारा क्या करता है, या मृदा में यूरिया के घुलने की दर को क्या कर देता है दोस्तों, धीमा कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम व्याख्या इसकी, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए, व्याख्या हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि जब सामान्य यूरिया का अनुप्रयोग किया जाता है, क्या है, कह रहा है कि जब सामान्य यूरिया का अनुप्रयोग किया जाता है तो वह अमोनियम कार्बोनेट में क्या परिवर्तित हो जाती है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि जब सामान्य यूरिया का अनुप्रयोग किया जाता है तो वह अमोनियम कार्बोनेट में क्या परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसमें से कुछ यूरिया अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाती है जिसे अमोनिया वाष्पीकरण कहते हैं। फिर देखिए, जब सामान्य यूरिया का अनुप्रयोग किया जाता है तो वह अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसमें से कुछ यूरिया अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाती है जिसे अमोनिया वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखें क्या कह रहा है कि वाष्पीकरण के दौरान लगभग 8 से 10% नाइट्रोजन की हानि होती है। नीम में ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक स्तर पर नाइट्रोजन की क्षति को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है। ठीक है, कह रहा है कि यह नीम नाइट्रेट निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। क्या है, यह नीम नाइट्रेट निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे जो हमारी नीम कोटेड यूरिया से संबंधित आगे के जो हमारे डिटेल दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि नीम आलेपित यूरिया के प्रयोग करने का कारण है कि यह जल में जाकर शीघ्रता से नहीं घुलता है और पौधे के लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहकर उसकी वृद्धि में क्या होता है, हेल्पफुल यानी कि सहायक बन पाता है। ठीक है, कह रहा है कि नीम आलेपित यूरिया की निम्नतम विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि यह पौधों की जड़ों में लंबे समय तक टिककर पौधों को पोषण व उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है। फिर देखें, यह पौधों की जड़ों में लंबे समय तक टिककर पौधों को पोषण व उच्च गुणवत्ता क्या दोस्तों प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें कि अपेक्षानुसार नाइट्रोजन की अनुपलब्धता व निम्न जल स्तर में भी यह क्या है दोस्तों, कारगर है। फिर देखें कि अपेक्षानुसार नाइट्रोजन की अनुपलब्धता व निम्न जल स्तर में भी क्या है दोस्तों, यह कारगर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है।
कि नीम प्राकृतिक तौर पर पौधों की क्या है, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। क्या है, नीम प्राकृतिक तौर पर पौधों की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। और चौथा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने दोस्तों 2015 में यूरिया उत्पादकों को 100% तक क्या है, नीम लेपित यूरिया उत्पादन की मंजूरी देना और कम से कम 75% घरेलू यूरिया उत्पादन का नीम लेपित उत्पादन अनिवार्य बनाना तय किया था, ताकि किसानों को लाभ हो। फिर से देखिए, कह रहा है कि सरकार ने 2015 में यूरिया उत्पादकों को 100% तक नीम लेपित यूरिया उत्पादन की मंजूरी देना और कम से कम 75% घरेलू यूरिया उत्पादन का नीम लेपित उत्पादन अनिवार्य बनाना तय किया था, ताकि किसानों को क्या हो दोस्तों, लाभ हो। ठीक है, चलिए 2016 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखें, यहाँ देखें दोस्तों, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। कह रहा देखिए कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक कृषि प्रणालियों के सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि दोस्तों ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIEHS की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? फिर से देखेंगे, कह रहा है कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIEHS की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि अभिनिर्धारित यानी कि GIEHS कि स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी क्या है, कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यह पॉइंट हमारा पहला दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे, आगे हमारा दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए। चलिए देखेंगे दूसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों, ठीक है, कि पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियों और उनसे संबंधित पारिदृश्य, लैंडस्केप, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस प्रकार अभिनिर्धारित GIEHS यानी कि क्या है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करना। तो इसमें जो सही आंसर दिया गया है दोस्तों, वह है केवल पॉइंट B, यानी कि केवल दूसरा पॉइंट हमारा सही है। और प्रश्न कह रहा था कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से क्या है, महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य पूछ रहा था, तो याद रखें इसमें केवल दूसरा भी पॉइंट सही दिया गया है। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था वह गलत दिया गया है, सेकंड पॉइंट सही है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियों और उनसे संबंधित परिदृश्य, लैंडस्केप, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं क्या दोस्तों, संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो यह जो हमारा दूसरा पॉइंट दिया गया है GIEHS से संबंधित, यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह भी याद रखें जो हमारा ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, यह पहल किसकी है, तो यह भी याद रखें FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की पहल है, जिसका कार्य क्या है दोस्तों, लक्ष्य क्या है कि पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियों और उनसे संबंधित पारिदृश्य, लैंडस्केप, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है हम क्या, ऑप्शन B केवल सेकंड। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए व्याख्या क्या कह रहा है। व्याख्या दोस्तों यहाँ कह रहा है कि पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के उपयोग की बात क्या है, कह रहा है दोस्तों पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के उपयोग की बात कही गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि GIEHS से संबंध कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है कि सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली विश्व भर में क्या है दोस्तों, स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि विशेषता के तौर पर ये वे साइट्स हैं जो कृषि विविधता एवं वन्य जीव विविधता और ज्ञान एवं संस्कृति के लिहाज से क्या हैं, महत्वपूर्ण है। फिर से देखेंगे, देखें, सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली विश्व भर में स्थित हैं। विशेषता के तौर पर ये वे साइट्स हैं जो कृषि विविधता एवं वन्यजीव विविधता और ज्ञान एवं संस्कृति के लिहाज से क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है,
फिर देखें क्या कह रहा है कि सरल रूप में कृषि विरासत प्रणाली के अंतर्गत उन कृषि क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है जो आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक सततता एवं जलवायु परिवर्तन के नजरिए से क्या है, महत्वपूर्ण हो और ये वैश्विक रूप में महत्वपूर्ण कृषि स्थल होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से हम देखेंगे कि सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली विश्व भर में स्थित है। विशेषता के तौर पर ये वे साइट्स हैं जो कृषि विविधता एवं वन्यजीव विविधता और ज्ञान एवं संस्कृति के लिहाज से क्या हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सरल रूप में कृषि विरासत प्रणाली के अंतर्गत उन कृषि क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है जो आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक सततता एवं जलवायु परिवर्तन के नजरिए से क्या है, महत्वपूर्ण हो और यह वैश्विक रूप में महत्वपूर्ण कृषि स्थल होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2014 में बढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारे एग्रीकल्चर टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 2014 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों यहाँ देखें कि गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है क्या महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। फिर से देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत क्या होती है दोस्तों, बहुत कम होती है। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। ठीक है, फिर देखें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें देखेंगे इसमें क्या है, च्यवन यानी कि ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि इसमें रासायनिक या अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। चौथा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की क्या है, ज़्यादा गुंजाइश है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं दोस्तों, बाकी जो हमारा थर्ड पॉइंट दिया गया है यह हमारा गलत है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है का क्या महत्व है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें च्यवन यानी कि ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया गया है दोस्तों वह गलत दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है और हम सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है ऑप्शन बी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारा 2013 में पूछा गया प्रश्न है एग्रीकल्चर से संबंधित उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 2013 में जो हमारा प्रश्न पूछा गया है उसको देखिए। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित फसलों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखें कह रहा है कि इसमें कौन सी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों कपास, दूसरा कह रहा है मूंगफली, तीसरा कह रहा है धान, चौथा कह रहा है दोस्तों गेहूं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें और नीचे जो टेबल दिया गया है उसको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, पहले देखें यहाँ सही आंसर जो इसमें मार्क करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि दोस्तों गेहूं हमारा क्या है, यह खरीफ की फसल नहीं है, यह एक रबी की फसल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जबकि दोस्तों कपास, मूंगफली और धान यह हमारी क्या है, यह तीनों ही फसलें दोस्तों हमारी खरीफ की फसल हैं, कपास, मूंगफली और धान। ठीक है, देखें निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखें निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कपास, दूसरा कह रहा है मूंगफली, तीसरा कह रहा है दोस्तों धान, चौथा कह रहा है गेहूं। तो सही आंसर मार्क करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि दोस्तों कपास, मूंगफली और धान की फसल हमारी खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं हमारी रबी की फसल है। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नीचे दिया गया टेबल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में यह पूछा जाता है रबी और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, इसको एक बार नीचे दिए गए टेबल से हम देख लेंगे। ठीक है, जो खरीफ फसल की बुआई होती है दोस्तों वह जून से अक्टूबर के बीच में होती है। क्या है, खरीफ फसल दिया गया है जून से अक्टूबर। ठीक है, फिर देखें जो हमारी खरीफ फसल है वह कौन कौन सी है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए धान है दोस्तों, कपास है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, अरहर जिसे हम तूर भी कहते हैं, मूंगफली आदि, ये क्या है दोस्तों हमारी सारी खरीफ की फसलें हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है खरीफ की फसल जून से अक्टूबर। ठीक है, और क्या है खरीफ की जो प्रमुख फसलें हैं वह है दोस्तों धान,
फिर है दोस्तों कपास, फिर है बाजरा, फिर है मक्का, ज्वार, अरहर, तूर, मूंगफली आदि। फिर देखिए खरीफ की फसल है धान, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंगफली आदि। ठीक है, रबी की फसल देखें, इसकी बुआई दोस्तों नवंबर से मार्च के बीच में की जाती है। देखें यहाँ क्या कह रहा है, गेहूं, चना, सरसों, जौ, अलसी आदि ये क्या है, सभी दोस्तों रबी की फसलें हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे, कह रहा है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, नवंबर से मार्च के बीच में इसकी बुआई की जाती है। गेहूं, चना, सरसों, जौ, अलसी आदि। ठीक है, तीसरा जो है दोस्तों वह है हमारा जायद, यानी कि अप्रैल से जून के बीच में इसकी बुआई की जाती है। वह है दोस्तों वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें, ये सभी हमारी दोस्तों जायद फसलों के बीच आती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार और टेबल हम देखेंगे ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है, खरीफ की फसलें जून से अक्टूबर के बीच में, ठीक है, इसकी बुआई की जाती है। याद रखें, धान, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंगफली, ये सभी क्या है दोस्तों हमारी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, फिर देखें रबी की फसलें क्या हैं, गेहूं, चना, सरसों, जौ, अलसी आदि। ठीक है, फिर देखें रबी की फसलें हैं दोस्तों गेहूं, चना, सरसों, जौ, अलसी आदि। जायद की फसल देखें, जायद की फसल है दोस्तों अप्रैल से जून के बीच में इसकी बुआई करते हैं। देखें वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें आदि। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस टेबल को याद रखिएगा। इस टेबल से संबंधित कई सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट दोस्तों हमारी रबी और खरीफ की फसलें दे के पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है कपास, दूसरा कह रहा है मूंगफली, तीसरा धान, चौथा गेहूं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन सी खरीफ की फसल है, तो याद रखें दोस्तों कपास, मूंगफली, धान हमारी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। जबकि दोस्तों गेहूं, चना, सरसों, जौ, अलसी आदि ये क्या है दोस्तों, सभी हमारी रबी की फसल हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, खरीफ की फसल हम लोगों ने कौन कौन से देखा हुआ था दोस्तों, धान, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंगफली आदि। जबकि जायद की फसल है दोस्तों वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें आदि। और यह भी याद रखें कि इसकी बुआई कब कब की जाती है, तो याद रखें खरीफ की बुआई दोस्तों जून से अक्टूबर के बीच में, रबी की फसल दोस्तों नवंबर से मार्च के बीच में, और जायद की फसल दोस्तों अप्रैल से जून के बीच में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है प्रश्न हमारा, कह रहा था कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं, तो याद रखिए दोस्तों कपास, मूंगफली, धान हमारी खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं हमारी रबी की फसल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो से जितने भी प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया उन प्रश्नों को आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लें, और हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।